नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जेपी नड्डा आज देवभूमि से करेंगे देशव्यापी दौरे की शुरुआत। पुष्प वर्षा से होगा स्वागत। संतों से जेपी नड्डा करेंगे बात। 21 दिसंबर से होगा 3 दिवसीय शीतकालीन विधानसभा सत्र। अनुपूरक बजट लाएगी सरकार। राजभवन से मिली मंजूरी। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा। सीएम त्रिवेंद्र ने नारसन बॉर्डर से की भ्रमण की शुरुआत। देहरादून पहुंची पहली इलेक्ट्रिक बस। हफ्ते भर में होगा ट्रायल। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शुरू होने वाली हैं बसें। देहरादून नगर निगम ने हाउस टैक्स में दी थी छूट। हाउस टैक्स में दी जाने वाली छूट हुई खत्म। नई नीतियों के तहत दिया जाएगा टैक्स। केदारनाथ धाम में 5 फीट से अधिक तक जमी बर्फ। वुड स्टोन कंपनी के सभी मजदूर लौटे वापस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और शुरुआत देहरादून से कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा। 4 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा हैं। आज हरिद्वार पहुंचेंगे जेपी नड्डा। कुंभ को लेकर संत महात्माओं से मुलाकात करेंगे। शाम को गंगा आरती में शामिल होंगे। आज हरिद्वार पहुंचेंगे जेपी नड्डा। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कुंभ को लेकर संत महात्माओं से करेंगे मुलाकात। 11,235 बूथ पर वर्चुअल के माध्यम से ली जाएगी बैठक। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ विशेष संवाददाता राजेश वर्मा इस खबर पे लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश वर्मा, आज हरिद्वार पहुंचेंगे जेपी नड्डा साहब। क्या जानकारी इस दौरे को लेकर आपके पास? बिल्कुल आरिश, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा जो है वो हरिद्वार जो है वो 4 बजे पहुंचेंगे और 4 बजे के बाद वो शांति कुंज में जो है एक सम्मेलन है, कार्यक्रम है, उसमें शिरकत करेंगे और साथ ही उसके बाद जो है अखाड़ा परिषद के तमाम जो साधु संत हैं उनसे उनकी वार्ता है, क्योंकि महाकुंभ जो है वो आ रहा है। नए साल की शुरुआत जो है यानी कि मार्च में जो है महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी, तो तमाम इन चीजों को लेकर जो है आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो साधु संतों से मुलाकात करेंगे और किस तरीके का प्लेटफॉर्म जो है वो वहां पर महाकुंभ को लेकर के साधु संतों के साथ होना चाहिए, उसको लेकर के एक अहम बैठक जो है वो हरिद्वार में होगी। और साथ ही उसके साथ आरिश जो है लगभग जो 6:30 से 7 बजे के बीच जो गंगा आरती होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है उत्तराखंड में, और पूरे देश के लोग जो है वो गंगा आरती देखने आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज जो कार्यक्रम है जेपी नड्डा का, उसमें वो गंगा आरती में शामिल होंगे और गंगा आरती में शाम को जो है वो वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद जो है वर्चुअल जो संवाद जो है वो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद है, कई जिला पंचायतों के लोगों के साथ संवाद है। तो उन चीजों को लेकर के वो बात करेंगे, वर्चुअल रैली वर्चुअल के माध्यम से वो जुड़ेंगे और उसके बाद वो रात्रि विश्राम जो है वो जेपी नड्डा का वहां पर है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जेपी नड्डा जो है वो 4 दिन के दिवसीय दौरे पर जो है वो उत्तराखंड में आए हुए हैं। उत्तराखंड के साथ वो राजधानी देहरादून में भी वो यहाँ पर शामिल होंगे और तमाम कार्यकर्ताओं से लेकर के जो आगामी आने वाले चुनाव है उनको लिए क्या रणनीति, क्या प्लेटफॉर्म जो है अभी तक टीएसएस सरकार ने जो बनाया है उसको लेकर के पूरा मंथन करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण जो दौरा है जेपी नड्डा का 4 दिन का, वो ये बताया जा रहा है। और साथ ही कई ऐसे कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे और लास्ट डे यानी कि जो 7 दिसंबर का दिन है उस दिन वो स्पेशली जो है पत्रकारों से वार्ता करेंगे और तमाम जो 4 दिन का विवरण रहा है उसके ऊपर
ऊपर चर्चा करेंगे। तो कहीं न कहीं आज जो महत्वपूर्ण दौरा जो हरिद्वार का है, वो ठीक 4 बजे जो है वो हरिद्वार पहुँचेंगे और उसके बाद महत्वपूर्ण जो साधु संत जो हैं, उनसे उनकी मुलाकात होगी। तो कहीं न कहीं जो कल भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो माफ़ कीजिएगा, नारसन जो बॉर्डर है उत्तराखंड और यूपी से जोड़ने वाला, वहाँ का निरीक्षण करके आए हैं। तमाम तैयारियों का जायज़ा है खुद स्वयं मुख्यमंत्री ने किया है और अलग-अलग जो कार्यकर्ता वहाँ पर जो सारे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सब चीज़ें देख रहे हैं, तो उन लोगों से भी उनकी चर्चा हुई है। तो आज जो एक महत्वपूर्ण दौरा है जेपी नड्डा का, वो हरिद्वार में है और हरिद्वार में गंगा आरती में वो स्पेशली आज शाम को जो है शामिल होंगे। राजेश, हरीश? गंगा आरती में जेपी नड्डा साहब शिरकत करेंगे, लेकिन इस बीच ये 4 दिवसीय दौरा भी काफ़ी अहम माना जा रहा है कुंभ के लिहाज से। क्या माना जाए, संत महात्माओं से एक तरफ मुलाकात है, क्या इस बार का कुंभ बहुत दिव्य और भव्य होने वाला है? देखिए हरीश, क्योंकि ये कहना भी बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कोरोना काल इस समय प्रदेश में क्या पूरे देश में चल रहा है, तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए क्या आगे की रणनीति सरकार की रहेगी और फिलहाल क्योंकि अभी जिस तरीके से प्रयास लगाए जा रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो देश में आ जाएगी, तो उसके बाद जल्द से जल्द कितनी जल्दी वो लोगों के अंदर लोगों के पास बटेगी और वो सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के अभी महाकुंभ कहीं न कहीं एक अधूरा दिखता है क्योंकि वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण उसका यही है कि कोरोना काल चल रहा है, वरना तैयारियां जो है वो सरकार की लगभग पूरी है और जिस तरीके से जेपी नड्डा का इस समय का दौरा है, जेपी नड्डा जिस तरीके की तैयारियों को लेकर के यहाँ पर आए हैं, वो सबसे पहले उत्तराखंड में पहुंचने के बाद जो है वो राजधानी में नहीं आए थे, यहाँ पर नहीं शामिल हुए, ना ही किसी से मुलाकात उनकी नहीं है, सीधा उनको आना है तो सीधा जो उनका हेलीकॉप्टर है वो जो है हरिद्वार रुकेगा, हरिद्वार लैंड करेगा और वहां से वो शांति कुंज में जो है साधु कई कार्यक्रम है शांति कुंज में जहाँ वो सम्मेलन है उनका सम्मान होगा और उसके बाद जो है वो साधु संत जो है जितने भी तमाम अखाड़ों के साधु संत हैं उनसे उनकी मुलाकात होगी। तो कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है कि जो महाकुंभ को लेकर के केंद्र सरकार से लेकर तमाम राज्य की सरकार जो जिस तरीके का प्रयास कर रही है कि अगर कोविड जो है कंट्रोल में होता है तो ये महाकुंभ एक ऐतिहासिक कुंभ होगा और इन्हीं सब तैयारियों को लेकर के आज जेपी नड्डा जो है शाम को तमाम सभी साधु संतों से इससे बात करेंगे और तमाम लोगों से जो है उनकी मुलाकात होगी और साथ साथ ही जो गंगा आरती है महत्वपूर्ण जैसे मैंने आपको बताया हरीश, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो आज का दौरा है जो हरिद्वार का स्पेशली दौरा है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के लिए भी और आने वाले महाकुंभ को लेकर के भी। तो महाकुंभ अगर कोविड कंट्रोल में रहता है तो महाकुंभ निश्चित तौर पर जो है उत्तराखंड में एक इतिहास रचने वाला जो है वो माना जा सकता है। जी आरिश। ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा है, 4 दिवसीय दौरे पर वो उत्तराखंड पर रहेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे, साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। सम्मानित पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो आप सभी का उत्तराखंड में आज प्रारंभ हो। हल्द्वानी से खबर, वन माफियाओं के हौसले बुलंद, गोला रेंज में माफियाओं ने काट डाले 41 खैर के पेड़। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लाखों की कीमत के बताए जा रहे हैं खैर के पेड़। लगातार पेड़ की कटान पर वन विभाग की चुप्पी। हल्द्वानी से खबर, वन माफियाओं के हौसले बुलंद। लाखों की कीमत के बताए जा रहे हैं खैर के पेड़। और देहरादून से खबर है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज बांटेंगे ब्याज मुक्त लोन। राज्य के 700 किसानों को ब्याज मुक्त लोन देंगे सीएम। किसानों, प्रवासियों और बेरोजगारों को मिलेगा। देहरादून से खबर, राजस्व नहीं चुकाने पर शराब के 6 ठेके सील। आबकारी विभाग के अंग्रेजी शराब के ठेके सील किए गए।
करोड़ों का राजस्व बकाया होने पर सीलिंग की गई कार्रवाई। डोईवाला ब्लॉक के गडूल ग्राम प्रधान धर्मपाल के द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम प्रधान का चुनाव लड़कर जीत दर्ज करने का मामला अब लगातार उलझता जा रहा है, क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत के बाद भी अब तक मामले की जांच को लटकाने का आरोप शिकायतकर्ता ने ऋषिकेश तहसील के कर्मियों पर लगाते हुए ऋषिकेश तहसील में सांकेतिक प्रदर्शन कर जांच रिपोर्ट की मांग की है। एक साल से फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम प्रधान बने धर्मपाल के खिलाफ जांच चल रही है और शिकायतकर्ता के पास मौजूद कागजों को देखें तो धर्मपाल कभी भी प्रधान पद से बर्खास्त किए जा सकते हैं और उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। लेकिन धर्मपाल को राजनीतिक संरक्षण मिलने से लोकतंत्र का मजाक बन गया है। मामले में अगर जल्द ही जाँच रिपोर्ट सामने नहीं आती है तो फिर शिकायतकर्ता हाईकोर्ट जाने के मजबूर होंगे, जिससे सरकार की किरकिरी तो होगी ही, साथ ही राजस्व कर्मी पर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, क्योंकि फर्जी गलत तरीके से प्रमाण पत्र जारी करने वाले तहसील कर्मियों को बचाने का काम भी शुरू हो गया है। शिकायतकर्ता स्वीटी रावत और धर्मेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पिछले एक साल से वे लगातार इसी मामले को जिला अधिकारी देहरादून के सामने रखकर इस मामले की जांच सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट ना तो जारी हो गई है और न ही उसके स्टेटस की कोई जानकारी दी गई है। ग्राम सभा पड़ती है, वहाँ पे बवेते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो ग्राम प्रधान है वर्तमान में धर्मपाल सिंह, उनके जो है 2 जाति प्रमाण पत्र बने हुए हैं जो ऋषिकेश तहसील से जारी हो रखे हैं। 2002 में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी हो रखा है और 2018 में जो है अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी हो रखा है। हमने डीएम साहब के यहाँ जो है ये अपनी याचिका डाली थी। डीएम साहब ने जो है एडीएम वित्त और राजस्व को जो है इसको जांच के लिए लिखा था। एडीएम वित्त साहब ने एसडीएम साहब को जांच के लिए लिखा था। 3 तारीख को जो है उन्होंने जांच का ये कॉपी यहाँ दे दी थी। 5 तारीख को यहाँ पहुँच गई थी। गुडूल ग्राम सभा के ही रविंद्र सिंह ने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर ग्राम प्रधान बने धर्मपाल सिंह को ग्राम प्रधान पद से हटाकर जिला निर्वाचन अधिकारी को पुनः चुनाव कराने चाहिए, ताकि आम जनता का लोकतंत्र पर भरोसा बन सके। तो सबसे पहली बात ये है कि जो ये मामला 1 साल से चल रहा है, पहले हाईकोर्ट में गया, फिर यहाँ से ये डीएम साहब के यहाँ आया, इन्होंने तहसील के लिए भेजी। हमने पूरे दस्तावेज इनको दे रखे हैं कि 2001-2 में एससी का सर्टिफिकेट है, 2018 में ओबीसी का बना हुआ है। उस बेस पे ये प्रधान लड़ा, प्रधान भी बन गया। अब जो जांच 1 हफ्ते में इन्होंने डीएम साहब के यहाँ भेजनी पेश करनी थी, 1 महीना हो गया है। ये न जाने क्या कर रहे हैं, क्यों मामले को लटका रहे हैं, किस दवा में लटका रहे हैं, ये हमें नहीं मालूम। पर हम ये चाह रहे हैं शासन प्रशासन से हमारी ये गुजारिश है कि इस मामले में जल्द से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। ऋषिकेश तहसील के तहसीलदार आईएएस अधिकारी और अभिनव शाह ने मीडिया कर्मियों को बताया तो मामले की जांच अंतिम चरण में है और जल्द ही जांच पूरी होगी, रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारी को भेज दी जाएगी। यही है कि इसमें एक हमारी जांच आई थी और उसमें हम अपने विस्तृत जांच कर रहे हैं और जल्दी हम रिपोर्ट ऑफिस को सबमिट कर देंगे। क्या मामला, क्या आरोप सिद्ध हो जाते हैं उसके बाद क्या कार्य के लिए बोला गया है, कार्रवाई उच्च अधिकारियों से की जाएगी। ग्राम प्रधान के फर्जी प्रमाण पत्रों पर चुनाव लड़ने के मामले का समय से निपटारा न होना प्रशासन की कमजोरियों को उजागर करता है। वहीं रिपोर्ट को लटकाने के लिए आरोपी द्वारा सरकार का संरक्षण भी दिख रहा है कि किस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां गलत तरह से चुनाव जीत कर आए व्यक्ति उड़ा रहे हैं। इसलिए शासन प्रशासन को चाहिए कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई हो। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के नानकमता गुरुद्वारा समिति के महासचिव और सचिव सहित अन्य पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद रुद्रपुर में तराई सिख महासभा के सैकड़ों ने एसएसपी कार्यालय और कलेक्ट्रेट में नानकमता थानाध्यक्ष के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने महासभा के पदाधिकारियों पर झूठा मुकदमा वापस लेने और थाना एसओ को बर्खास्त करने की मांग की। बता दें कि सिख समाज से जुड़े सैकड़ों लोगों द्वारा एसएसपी कार्यालय और डीएम कार्यालय में नानकमता थाने में झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया।
यहाँ रुद्रपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। हमारी मांगे हैं कि हमारे आदमी जो है डॉक्टर केयर सिंह, प्रीतम सिंह संधू, जो झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, जो नानकमता एसएचओ कमलेश भट्ट है, वो उन लोगों से मिला हुआ है। इसमें बाबा तरसेम सिंह जो है, मेन बाबा तरसेम सिंह है जो सब कुछ करवा रहा है, वहाँ बैठा हुआ। ये दूसरा गुरमीत राम रहीम है। हम प्रशासन से मांग ये करते हैं कि जितना जल्दी हो सके बाबा तरसेम सिंह को अरेस्ट करके और सिख समुदाय को हक दिया जाए। लालकुआं के हल्दूचौड़ क्षेत्र में जिस काश्तकार ने सरकार की योजना का फ़ायदा लिया, आखिरकार उसको उसकी मेहनत का फल आखिरकार मिल गया। और आज उसने 3 महीने पहले जिस मशरूम को खाली पैदावार की तौर पर आजमाया और पहली मार्केटिंग कर मशरूम को काश्तकार ने अलग अलग मंडियों में भेजा, जिससे मशरूम की खेती एक बार फिर कामयाब थी। मुख्यमंत्री के द्वारा स्वरोजगार के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे काश्तकार एक बार फिर मजबूती के साथ काम कर सके। मशरूम प्लांट मालिक लाल सिंह धपोला ने बताया कि आखिरकार हमने कामयाबी की सीढ़ी चढ़ी और सरकार की योजनाओं को सभी काश्तकारों को अपनाना चाहिए। लाभदायक तो होगा, ये भी तो शुरुआत है। किसी भी काम को करने में शुरुआत में थोड़ी कठिनाई जरूर आती है, चाहे मार्केटिंग हो। जो उसकी सब्जी खाए कितना बेनिफिट है? बहुत बेनिफिट है, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, चिकन मटन से भी बेहतर है। और जो पनीर हम लेते हैं उसके टक्कर का कहना चाहिए, उससे ऊपर इसमें विटामिन डी जो किसी उसमें नहीं होता है, विटामिन डी हो गया। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य में जोर शोर से संचालित हो रहा है। इस योजना के तहत पशुओं का उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता के सामान्य वीर्य से पशुपालकों के द्वार पर निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना फेज 1 की सफलता को देखते हुए फेज 2 को 1 अगस्त 20 से पुनः प्रारंभ किया गया है। ये 31 मई 2021 तक चलेगी। प्रत्येक जनपद में 50,000 कृत्रिम गर्भाधान करने का लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत 3 लाख कृत्रिम गर्भाधान देसी नस्ल के लिंग वर्गीकृत वीर्य से मात्र 100 रुपए के विशेष अनुदान पर किए जाएंगे, जबकि इसका वास्तविक मूल्य 1150 रुपए है। इसके उपयोग से 90% बचियां ही होंगी। बढ़ेगी कृषक आय, छाएगी खुशहाली। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पशुपालक भाई शीघ्र अपने नजदीकी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता से संपर्क करें। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, पशुपालन विभाग द्वारा जनहित में जारी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है खबर देहरादून से, जहां दिव्यांगजनों ने मुख्यमंत्री आवास पर कूच किया है। वे अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए धरने पर अड़ गए। दिव्यांगजनों ने प्रत्येक माह पेंशन दिए जाने और गैर सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार दिए जाने समेत कई मांगों को लेकर सीएम आवास पहुंचे।
16 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले से सरकार को ज्ञापन देते आ रहे हैं, वार्ता भी हो चुकी है सभी अधिकारियों से। आज जब देखा हमने कि कुछ नहीं हो रहा है तो हमने दिव्यांग दिवस पे काला दिवस मनाने का सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम रखा है। मुद्दा है पेंशन, आपका रोजगार, शिक्षा, कोई भी जो मुद्दे हैं हमारे उस पर सरकार ने अब तक किसी भी दिव्यांग को कुछ नहीं मिला है, सिर्फ पेंशन से अलावा। और दून वासियों की अच्छी खबर, दरअसल स्मार्ट सिटी के तहत शहर में 30 स्मार्ट सिटी बसों को चलाने की तैयारी है। स्मार्ट सिटी के सीईओ और देहरादून जिला अधिकारी ने बताया कि अगले सप्ताह से बसों का ट्रायल शुरू किया जाएगा और योजना के तहत कुल 30 बसें आएंगी। अगर पहले चरण का ट्रायल सफल रहेगा तो दिसंबर अंत तक करीब 11 बसें आएंगी और उसके बाद समय समय पर बसों को भगाया जाएगा। आपको बता दें कि ये बस कई खूबियों से लैस होगी। इन इलेक्ट्रिक बसों में 26 सीटें होंगी और दिव्यांग लोगों के लिए व्हील चेयर होगी, साथ ही हाइड्रोलिक रैंप भी होगा और एक बार चार्ज करने पर बस को 150 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। देखिए, इलेक्ट्रिक बस देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम ला रहे हैं और इसमें हमें भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय से सब्सिडी भी प्राप्त हुई है। और पहली जो प्रोटो बस है, जो बस जैसी चलेगी वो अब यहाँ ट्रायल किया जाएगा सड़कों पर चला करके। वो बस कल हैदराबाद से यहाँ पहुँच चुकी है और जल्दी ही जो हमारे परिवहन विभाग की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करके नेक्स्ट वीक से हमारा प्लान है कि हम इसका ट्रायल रन शुरू कर देंगे। टोटल 30 बसें आनी हैं। पहले चरण में अगर ये ट्रायल रन सफल रहता है, अगर कोई उसमें चेंजेस करने की आवश्यकता होती है तो उसको देखते हुए दिसंबर के लास्ट तक हम लगभग 11 बस आ जाएंगी और उसके बाद आगे जैसे जैसे हमारी ज़रूरत होगी 30 बसों तक को उसको बेड़े को बढ़ाया जाएगा। खबर देहरादून से, जहां जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कार्यालय में जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में शहरवासियों को योजना के तहत नल से जल की आपूर्ति जल्द से जल्द की जाने पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि शासन को डीपीआर भेजा गया है। शहर के कुछ गांव में इस योजना को पहुंचाना बाकी है। तो डीएम कार्यालय पर बैठक हुई। शहरवासियों को योजना की आपूर्ति के निर्देश दे दिए गए। जो पूरे राज्य में देहरादून अभी प्रथम स्थान पर है और लगभग 87% से ऊपर थोड़ा जो है कवरेज किया जा चुका है। अब इसके अलावा कुछ गांव हैं, वहां के लिए जो है हमने डीपीआर जो है शासन को आज अब भेज दी है और वहां से जैसे ही वो पास होके आएगी तो और घरों में भी किया जाएगा। दूसरा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हमें एक कहा गया था कि 100 दिनों के भीतर समस्त आंगनवाड़ी और स्कूलों में भी जो जल जो है वो नल से दिया जाना है। उसके क्रम में भी आज हमारी बैठक हुई है। जिलाधिकारी मनोज गोयल ने बद्रीनाथ हाईवे पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया, साथ ही स्थानीय व्यक्तियों की समस्याओं को सुनने के बाद निराकरण करने का आश्वासन दिया। इस बीच उन्होंने एनएच के अधिकारियों को चौड़ीकरण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके बाद जिलाधिकारी ने गुलाब राय मैदान का भी निरीक्षण किया। केदारनाथ तिराहे पर पहुंचे जिलाधिकारी ने एनएच कार्यदायी संस्था से संबंधित अधिकारियों के साथ केदारनाथ तिराहे से चौड़ीकरण कार्यों के दौरान नालियों, अनावश्यक बह रहे पानी, सुरक्षा दीवारों आदि पर त्वरित गति से कार्य करने के साथ ही स्थानीय व्यापारियों और व्यक्तियों को चौड़ीकरण के कार्य से हो रहे नुकसान और मुआवजे के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। द्वारा ही निरीक्षण किया गया। इसमें सारे डिपार्टमेंट्स थे और इसमें जो ट्रैफिक और पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 1-2 बॉटलनेक्स रह गए हैं, अदरवाइज ठीक हो गया है। वो जो संबंधित जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाया गया और उनके द्वारा बताया गया कि जल्दी बॉटलनेक्स भी दूर हो जाएंगे। फिर ट्रैफिक की प्रॉब्लम हमारी जो थोड़ी मोड़ी अभी है वो खत्म हो जाएगी। सुरन की वजह से बड़ी दिक्कत है। टनल का रिपेयर चल रहा है, लगभग 1.5 महीने में वो बताया गया कि कंप्लीट हो जाएगा। तब तक दोनों तरफ का ट्रैफिक बाजार के अंदर से जाएगा।
रुद्रप्रयाग में अत्यधिक बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम में सभी प्रकार के पुनर्निर्माण कार्य ठप हो गए हैं। कई कार्य ऐसे हैं कि जिन्हें दिसंबर माह के अंत तक पूरा होना था, लेकिन धाम के 5 फीट तक बर्फ जमी होने के कारण कार्य किया जाना मुश्किल है। ऐसे में धाम से सभी मजदूर वापस लौट आए हैं और अब उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी महीने में बर्फबारी कम होने के बाद ही कार्य दोबारा शुरू हो पाएगा। बता दें केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद से धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। और सीधे आपको इस वक्त क्षेत्र में वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम जानकारी दे रहे हैं। पर भी है अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाकर मैंने ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। साथियों, वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार की टीमें मिलकर के काम कर रही हैं। भारत के पास वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्टाइज और कैपेसिटी भी है। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले इस क्षेत्र में हम बहुत बेहतर हैं। हमारे पास टीकाकरण के लिए दुनिया का बहुत बड़ा और अनुभवी नेटवर्क भी मौजूद है। इसका पूरा लाभ उठाया जाएगा। जो कुछ अतिरिक्त कोल्ड चेन इक्विपमेंट, अन्य लॉजिस्टिक की जरूरत पड़ेगी, राज्य सरकारों की मदद से उसका भी आकलन हो रहा है।
कोल्ड चेन को और मजबूत करने के लिए भी साथ ही साथ अनेक नए प्रकल्प भी चल रहे हैं, कई और नए प्रयास भी चल रहे हैं। भारत ने एक विशेष सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कोविन, जिसमें कोरोना वैक्सीन के लाभार्थी वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक और स्टोरेज से जुड़ी रियल टाइम इंफॉर्मेशन रहेगी। भारत में कोरोना वैक्सीन की रिसर्च से जुड़े दायित्व के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया था और वैक्सीन से जुड़े अभियान का दायित्व नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप को दिया गया है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी हैं, प्रत्येक जोन के हिसाब से राज्य सरकारों के भी प्रतिनिधि हैं। ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। राष्ट्रीय और स्थानीय हर जरूरत के मुताबिक फैसले नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप द्वारा सामूहिक तौर पर लिए जाएंगे। साथियों, वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में भारत ने जो फैसले लिए, जिस प्रकार भारत ने तेजी से वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया, उसका परिणाम आज दिख रहा है। भारत आज उन देशों में है जहां पर प्रतिदिन टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। भारत आज उन देशों में है जहां पर रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। भारत उन देशों में भी शामिल है जहां पर कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर इतनी कम है। भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है, वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। तो कोरोना को हराने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे थे, किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। फिलहाल हमारा उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।